हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू वन पेज बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नीट के एमसीक्यूज जो कि पास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने खुद पर्सनली सिलेक्ट किए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन टुडेज वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर दिस टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि ये चैप्टर में से ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस नीट एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं नीट एग्जाम में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से आते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में से हर साल लगभग 6 क्वेश्चंस आते ही है फॉर नीट। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये चैप्टर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी स्क्रीन के ऊपर है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2021 में आ चुका है। मतलब आप देख सकते हो कि ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, ये सिर्फ लास्ट ईयर ही आया था और एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, comma, formation of zygote, comma, the F1 and F2 plants can be understood by the diagram. ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है डियर स्टूडेंट्स कि गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं और पेरेंट्स से, उसके बाद फिर गैमेट्स फ्यूज होके बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट से जो फर्स्ट जनरेशन फॉर्म होता है उसको हम F1 बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स ऑब्वियसली। और फिर F1 जनरेशन जब भी फिर से वापस से F1 के बीच में जब भी हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसको F2 जनरेशन बोला जाता है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है F2 के या F2 में कौन से कॉम्बिनेशंस या कौन से टाइप के अपने को ऑफस्प्रिंग्स मिल रही है, कौन से डायग्राम से अपने को समझ में आता है इजीली। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास 4 ऑप्शन मेंशन्ड है। एक तो है बुलेट स्क्वायर, second option B is punch square, option C is Punnett square and option D is net skew square। तो इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, काफी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि जो जेनेटिक्स में हमको कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने होते हैं कि कौन से प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे। तो हमें पता है कि एक स्क्वायर हम निकालते हैं जिसमें लेफ्ट साइड में हम फीमेल के गैमेट्स लिखते हैं, राइट साइड पे हम मेल के गैमेट्स लिखते हैं और फिर कॉम्बिनेशन करके अपने को चारों भी कॉम्बिनेशंस पता चल सकते हैं। तो ये मोटा मोटा ये जो स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, इससे अपने को इमीडिएटली पता चलता है कि कौन से प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होने वाले हैं, उनका जीनोटाइप कौन सा होने वाला है और उनका फिनोटाइप भी कैसे होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे एकदम सिंपल वाला एग्जांपल दिया है, तो इट इज जस्ट टू इंडिकेट कि ऐसे टाइप का ये स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? इस स्क्वायर को बोला जाता है पनेट स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये फाइंड आउट किया था, ये जो टेक्निक है ये फाइंड आउट की थी बाय द साइंटिस्ट रेगिनाल्ड पनेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज पनेट स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप अगेन यू कैन सी कि ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है ऑलरेडी, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है मैं एक बार रीड करता हूं कि इन एंटीराइनम मेजस अ रेड फ्लावर
was crossed with white flower, and in the F1 generation pink flowers was obtained. When pink flowers were selfed, F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement. नाउ बच्चों, मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे स्टेटमेंट में हमको इनकरेक्ट कौन सी है ये फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज बहुत ही केयरफुली समझनी पड़ेगी, बिकॉज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो ये आपको देखना है कि लास्ट स्टेटमेंट क्या है, क्या वो करेक्ट स्टेटमेंट पता करने को बोल रहे हैं या इनकरेक्ट. कभी कभी हम लोग बहुत ही सिली मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं, और मतलब जहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है हम करेक्ट वाला स्टेटमेंट फाइंड करके वही आंसर समझ लेते. तो ऐसी मिस्टेक मत करना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अपना वो नेगेटिव मार्क हो जाएगा. तो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है. एज यू ऑल नो कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का ही ये कॉन्सेप्ट है, राइट. एक प्लांट है जिसका नाम है एंटीराइनम मेजस, और इसको कॉमनली, वेरी कॉमनली स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स. इसमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक रेड भी होता है और एक व्हाइट भी होता है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एंटीराइनम मेजस, और यहाँ पे रेड फ्लावर भी इसमें होता है और व्हाइट फ्लावर. जब भी इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं तो अपने को F1 जनरेशन में क्या मिलता है. तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स डियर स्टूडेंट्स पिंक फ्लावर्स होते हैं. और जब भी फिर हम उसके बाद F1 के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है. F2 जनरेशन में हमें कुछ जो है फ्लावर्स वो व्हाइट मिलते हैं, कुछ रेड मिलते हैं और कुछ पिंक मिलते हैं. करेक्ट. तो इन्होंने पूछा कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो मैं ऑप्शंस पढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स. ये ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है. पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ऑप्शन बी इज रेशियो ऑफ F2 इज 1 रेड is to 2 pink is to 1 white. ऑप्शन सी क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट. एंड ऑप्शन डी क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. यू ऑल नो कि ये गाइस जो मेंडल ने हमको लॉज बताए थे, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे फर्स्ट लॉ था, राइट. बट डियर स्टूडेंट्स, नेचर में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट एक्चुअली यूनिवर्सली फॉलोड. मतलब ऐसे कई सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है जिनमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं मिलेगा, जिसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल स्नैपड्रैगन का है. तो स्नैपड्रैगन के केस में यहाँ पे देख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर प्लांट, यहाँ पे रेड फ्लावर भी है और व्हाइट फ्लावर भी है. तो रेड फ्लावर बेसिकली कैपिटल आर जो कि डोमिनेंट अलील है इसके वजह से है, और व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर जो कि रिसेसिव अलील है इसके वजह से. तो जब भी दोनों के फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो न्यू प्लांट जो फॉर्म हो रहा है F1 जनरेशन, राइट, उसके फ्लावर्स कैसे उनको मिले. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पे एक ही कैरेक्टर हमें दिखना चाहिए था. या तो अपने को जो न्यू प्लांट है उसमें व्हाइट फ्लावर्स दिखने चाहिए थे, या फिर जो न्यू प्लांट है उसमें रेड फ्लावर्स दिखने चाहिए थे. बट यहाँ पे ना ही हमको रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, ना ही हमें व्हाइट फ्लावर्स मिल रहे, हमें मिल रहे थे पिंक फ्लावर्स. इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा. तो सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सा बेसिकली कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको समझना है कि ये जो कैपिटल आर है जो कि डोमिनेंट अलील है, ये अलील कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, राइट. एट द सेम टाइम ये जो स्मॉल आर है ये अलील भी कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. इसका मतलब है यहाँ पे दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो दोनों एक्सप्रेस तो हो रहे हैं बट पार्शली, या फिर आप बोल सकते हो इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहे हैं. इसका मतलब है दोनों भी अलील्स इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है. एंड दैट्स द रीजन वाई, क्योंकि कैपिटल आर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो रेड कलर नहीं आ रहा है, और स्मॉल आर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो व्हाइट कलर नहीं आ रहा है.
तो बेसिकली दोनों भी पार्शियली एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसके लिए कलर क्या हो रहा है फ्लावर का, पिंक। और जब भी आप F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों भी पिंक फ्लावर्स के बीच में जब भी आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट इज F2, उसमें आपको क्या मिल रहा है। तो जैसे पनेट स्क्वायर की मदद से अपने को चारों ऑफस्प्रिंग्स पता चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो फ्लावर बन रहा है ये रेड फ्लावर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल आर कंबाइन हो रहे हैं। फिर जो सेकेंड बॉक्स है यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल आर है, फ्लावर का कलर कैसे आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, पिंक। यहाँ पे थर्ड केस में भी पिंक फ्लावर हो रहा है, और फोर्थ केस में क्योंकि दोनों भी अलील स्मॉल आर है, तो यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स आ रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स ये जो रेशियो है हमारा, जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो चार ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं F2 के, उसमें से रेड कितने, 1, पिंक कितने हैं, 2, एंड व्हाइट कितने हैं, 1। इसका मतलब है जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा है, 1:2:1। अगर मैं आपको पूछूं जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो वो भी क्या होगा, 1:2:1, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे पूछा था कि इसमें से चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी। तो पहली बार फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि इस केस में ना ही कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट है ना ही स्मॉल आर कंप्लीटली डोमिनेंट है, इसका मतलब है दोनों भी इनकम्प्लीटली डोमिनेंट थे। तो इसका मतलब ये राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ F2 इज 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, ये भी सही है क्योंकि हमको F2 में वो ही मिला। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कुछ तो डियर स्टूडेंट्स गड़बड़ है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है। ये हर एक प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म हो, सबके केस में ये यूनिवर्सली अप्लाइड है, क्योंकि जब भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो अलील्स हमेशा सेपरेट होते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे कैपिटल आर will always separate ना into capital R and capital R when gametes are formed। इसका मतलब है ये जो थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बिना गैमेट्स तो बन ही नहीं सकते, राइट। तो हाई चांसेस है कि सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। चलिए फिर भी एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये बात भी तो सही है, क्योंकि हमने बोला स्टार्टिंग में ही कि ये डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, राइट। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स अपने को आ चुका है, द आंसर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स नीट 2019 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। अ जीन लोकस हैज टू alleles capital A and small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? तो as per Hardy-Weinberg homozygous dominant allele कौन सा है, p स्क्वायर, और यहाँ पे homozygous recessive allele कौन सा है, q स्क्वायर, राइट। तो सिमिलरली और यहाँ पे हेट्रोजाइगस अलील कौन से, पी क्यू। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट अलील यहाँ पे कौन सा होगा, ए स्क्वायर। एट द सेम टाइम होमोजाइगस रिसेसिव अलील कौन सा होगा, स्मॉल ए स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस अलील क्या होगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो चलिए दोस्तों एज पर हार्डी-वेनबर्ग हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज ए स्क्वायर। तो अगर ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 है तो ए स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट इट विल बी 0.16 ए, राइट। अच्छा बी क्या होता है, मतलब हेट्रोजाइगस क्या है। तो हेट्रोजाइगस का मतलब जैसे हमने बोला एज पर हार्डी-वेनबर्ग इट हैज टू बी 2pq, राइट, इट हैज टू बी 2pq। तो यहाँ पे
इंस्टेड ऑफ पी क्यू ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, तो वो कितना होना चाहिए, जैसे अभी हमने बोला कि कैपिटल ए 0.4 है और स्मॉल ए कितना है 0.6, तो 0.4 इंटू 0.6 कितना होना चाहिए 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज हाउ मच 0.48। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पे इट्स नथिंग बट ऑप्शन बी डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, होमोजाइगस रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्मॉल ए स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना होगा, जैसे कि हमने बोला कि स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी 0.6 है, तो स्मॉल ए स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 0.6 का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 0.36, राइट। सो विद दैट इसका मतलब है फ्रॉम द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अपने को सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो प्लीज रिमेंबर द हार्डी वेनबर्ग का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। मतलब कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं, इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लड ग्रुप को। तो कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने मेंशन किए डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और फिफ्थ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स अपने को देखना है कि इन 5 कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इस बेसिकली कॉन्सेप्ट को। तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। तो वी ऑल नो कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स डियर स्टूडेंट्स, ये 4 टोटल होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स है, विच आर नथिंग बट ए बी एंड ओ। और ये 4 ब्लड ग्रुप्स के जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है, ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 6 जीनोटाइप्स। तो आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, इसके 2 जीनोटाइप्स है, IA-IO एंड IA-IA। बी ब्लड ग्रुप के भी 2 जीनोटाइप्स है, IB-IO, IB-IB। AB ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप्स है, IA-IB एंड O ब्लड ग्रुप के भी AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है IA-IB और O ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है IO-IO। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फॉलो हो ही रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पे एज यू ऑल नो कि यहाँ पे 2 टाइप के जीनोटाइप्स पॉसिबल है, IA-IO एंड IA-NIA। जहाँ पे IA-NIO जब भी होता है तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स IA एंड IO ये दोनों अलील किसी में आ जाते हैं, तो IA इज डोमिनेंट ओवर IO एंड दैट्स वाई जो पर्सन होगा उसमें ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो ही रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स में डोमिनेंस तो होगा। अभी सेकंड देखते हैं, को डोमिनेंस के बारे में पूछा है। तो सेकंड ब्लड ग्रुप के केस में इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप, जैसे कि ये ए बी ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे दोनों भी अलील्स IA एंड IB ये दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि बिकॉज ये दोनों भी एक्सप्रेस इक्वली हो रहे हैं, इसके लिए हम इसको को डोमिनेंस बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों भी इक्वली डोमिनेंट है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक भी पॉसिबल है। थर्ड केस में बोला गया है मल्टीपल अलील्स। अभी मल्टीपल अलील्स क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप्स थे और 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ब्लड ग्रुप के केस में ये जो जीन है I, इसके 3 अलग अलग अलील्स है, विच आर नथिंग बट IA, IB एंड IO। ये 3 अलग अलग फॉर्म्स है ऑफ द सेम जीन I। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लड ग्रुप्स को। अच्छा, फोर्थ केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछा गया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में
जब भी दो अलग अलग अलील्स आते हैं साथ में, जैसे कि कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, तो एक नया फिनोटाइप आ जाता है। तो यहाँ पे वो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि आई ए आई बी में दोनों भी इक्वल एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो नहीं है। और फोर्थ केस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पूछा है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है अगेन ये काफी अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि उस केस में जनरली हम देखते हैं कि जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आता है। तो ये भी बेसिकली कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुप से रिलेटेड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है इन पांचों ऑप्शंस में से ओनली ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 एक करेक्ट मैच हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन वाई अगर आप नीचे ऑप्शंस देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। So let's talk about the final question dear students, लास्ट फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यहाँ पे अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 plants were selfed the resulting genotypes were in the ratio of। देखो मैं क्वेश्चन सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको सबको पता है कि मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट के ऊपर, करेक्ट। तो उन्होंने जब भी एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने बेसिकली जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ का मतलब है शॉर्ट, इनके बीच में जब भी उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था तो उनको कुछ रिजल्ट्स मिले थे जिनको उन्होंने F1 जनरेशन बोला था। और F1 जनरेशन के बीच में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद उनको F2 जनरेशन भी मिला था और उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले थे। तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स F2 जनरेशन में कौन से प्लांट्स मेंडल को मिले थे यही अपने को बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोला गया है, ऑप्शन ए बता रहा है 1:2:1 रेशियो, दैट इज 1 हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, 2 कितने थे हेट्रोजाइगस टॉल, और 1 कैसी थी ड्वार्फ प्लांट। ओके, बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अच्छा, सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं 3 ड्वार्फ एंड 1 टॉल। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 ड्वार्फ। चलिए, अब मेंडल के क्रॉस को अगर देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो जहां पे टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब भी क्रॉस कराया गया था तो राइट जो F1 जनरेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ था वो कैसा था, इट वॉज हेट्रोजाइगस टॉल, बराबर, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब ये F1 वर्सेस F1 किया था तो जो F2 जनरेशन अपने को मिलता है, तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक प्लांट कैसी है प्योर टॉल, जब देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल टी। अच्छा, 2 प्लांट्स कैसे मिल रहे थे अपने को हेट्रोजाइगस टॉल, और एक प्लांट कैसी मिल रही थी होमोजाइगस ड्वार्फ, दैट इज नथिंग बट ड्वार्फ, राइट। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी जो है ये हमको राइट कॉम्बिनेशंस बता रहा है जो कि F2 में मिल रहे थे, जो कि 1 वाज होमोजाइगस टॉल, राइट, 2 आर हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो व्हाट इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन डी। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगा आज का वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आज के वीडियो के बाद आपको जेनेटिक्स के क्वेश्चंस काफी अभी हद तक इजी लगने लगेंगे। ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इन माय कमिंग वीडियोस, एंड आपको कमेंट्स में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक की क्वेश्चंस यू वांट मी या वो टॉपिक से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूँ आपके साथ, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वन पेज बायोलॉजी। विद दैट, see you all in the next video. Thank you. Take care.